बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं यासिर रहमान। नाजरीन, पंजाब में पीटीआई हुकूमत को लाहौर हाई कोर्ट से उबूरी रिलीफ तो मिल गया है, लेकिन एतमाद के वोट की तलवार अभी भी वज़ीर आला परवेज़ इलाही के सर पर लटक रही है, जो गुज़श्ता इजलास में पेश तो हुए और उन्होंने पता नहीं किसे दुश्मन कह दिया और कहा कि जी दुश्मन जो चाहते हैं वो नहीं होगा, लेकिन एतमाद का वोट उन्होंने नहीं लिया। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि अदालती रिलीफ की आड़ में क्या वज़ीर आला परवेज़ इलाही एतमाद के वोट से या एतमाद के उस जो उनके ऊपर तलवार लटक रही है राह फरार इख्तियार कर पाएंगे। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी ये इंदिया दे दिया है कि अदालत आरिया के इंटरिम रिलीफ को अदालत उज़्मा में चैलेंज किया जाएगा। अब सारे प्रोसेस में देखना यह है कि खान साहब जो हैं वो क्या अल्टीमेट बेनिफिशियरी होते हैं या फिर उनकी सियासत बंद गली की तरफ जा रही है। पहले मौजू में हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले पैनलिस्ट से तारुफ करा देते हैं जनाब। आज हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया है प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब, इनके साथ तशरीफ फरमा है ओन शिराजी साहब, और हमें स्काइप के जरिए ज्वाइन कर रही हैं शनीला अमार साहबा, और लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं सज्जाद अनवर साहब। तो स्टार्ट कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले प्रोफेसर साहब आपसे सवाल है, पंजाब असम्बली तहलील ना करने के हवाले से परवेज़ इलाही का जो हल्फिया बयान सामने आया है, अदालती फैसले के बाद पैदा होने वाली जो सियासी सूरत हाल है, इसमें इमरान खान के बयानी को नुकसान पहुंचा है? क्या जो पीटीआई की सियासत है अब बंद गली में जा रही है? देखिए, एक तो ये कि सियासत में जब आप सिंगल पॉइंट एजेंडा लेके आते हैं तो उसके साथ आपके स्टेक्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं, तो आप उस हदफ तक पहुंचने के लिए मेहनत करते हैं और उसको एक मरकज़ी नुक्ते तक ले आते हैं। लेकिन अगर उसमें नाकामी हो तो फिर मायूसी का अंसर भी गालिब आ जाता है। तो अब ये जो थी कि इमरान खान साहब जल्द इंतखाबात क्यों चाहते हैं? एक तो वो चाहते हैं कि वो इससे उनकी राय में वो मकबूल हैं और हुकूमत मुश्किलात में घिरी हुई है। दूसरा ये कि उनके केसेस नीचे लोअर कोर्ट में ज़ेर समात हैं, तो उन केसेस में उनका नतीजा एक मुतवक्को नतीजा उनकी नाअहली की सूरत में भी निकल सकता है। और तीसरा ये कि वो जल्द अज जल्द इस सेटअप को बर्खास्त करना चाहते हैं, खा उसकी कीमत हमारी मईशत को, रियासत को, सियासत को कुछ भी देनी पड़े। लेकिन उन्हें इससे गर्ज नहीं, वो इससे इक़्तिदार में जल्द अज जल्द वापसी अपनी यकीनी बनाना चाहते हैं। लेकिन ये जो उनका हदफ है, क्योंकि पंजाब में इस वक्त उनकी इत्तेहादी जो उनके हैं काफ लीग, उनका हो सकता है कि इस हदफ के साथ वो इत्तफाक राय ना हो। दूसरा जो मैं समझता हूँ कि उन्होंने इसमें अगर वो संजीदा भी थे तो खैबर पख्तूनख्वा में जहाँ वो होली सोली इंचार्ज हैं, उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पे, और कोई उनके पास एक वाज़े अक्सरियत है, अपोजिशन के पास भी नंबर नहीं, उसके मुस्तकबिल को भी उन्होंने इसके साथ टाई कर दिया। ठीक। और हमने देखा कि उनका जो शुरू में ये ऐलान था, जब वो पहले इस्लामाबाद पे यलगार करना चाहते थे, शॉर्ट ऑफ इस्लामाबाद पिंडी में उन्होंने पड़ाव डाला और पिंडी से वो ये ऐलान करके उठे कि मैं असम्बली, तो उस दिन भी वो चाहते तो असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनके पहलू में बराबर बैठे हुए थे। परवेज़ इलाही साहब भी उनके तादी हैं, लेकिन उन्होंने एक ड्यू डेलिब्रेशन के लिए टाइम दिया। जब उन्होंने टाइम दिया तो इस दौरान जो पंजाब के सीएम हैं उन्हें भी हिकमत अमली बनाने का मौका मिल गया। और अब ये जो डिसीजन है, जो मतलब हादसा उनके साथ ये हुआ कि जुम्मे वाले दिन जो उन्होंने तहलील करने का ऐलान करना था, उस दिन उनकी पार्टी के जो चीफ मिनिस्टर हैं हिमायत याफ्ता, वो वहाँ अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील नहीं होंगी। और अब 11 जनवरी की तारीख पड़ी है और एक लीगल बैटल होगी, और जैसा कि आप अपने सवाल में कह रहे हैं कि मामला अदालत उज़्मा तक जाता दिखाई दे रहा है, तो फिर जनवरी और फरवरी में चंद तारीखों के बाद रमज़ान की आमद होगी। तो क्या ही बेहतर होता कि वो इस वक्त एक भरपूर अपोजिशन करते। उसका तरीका ये था कि वो पार्लियामेंट में वापस आते, अपनी सियासत का महवर सिर्फ जल्द अज जल्द इंतखाबात को के एजेंडे पे न रखते, बल्कि हुकूमत के ख़िलाफ़ भरपूर अपोजिशन का किरदार अदा करते, मुस्बत तजावीज़ देते। जो पार्लियामेंट के अंदर उनका एक रोल है, अहम तैनाती हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर से लेके नेक्स्ट निगरान सेटअप और पब्लिक अकाउंट कमेटी, उसके ज़रिए वो भरपूर वो दबाव डाल सकते थे। इसका अब नुकसान ये हुआ, नुकसान इसका सिर्फ इमरान खान साहब को नहीं है, पूरी रियासत और हमारी सियासत को है। एक तो आम आदमी का ये एतबार उठ रहा है कि मेरे जो मसाइल हैं उनको अपोजिशन भी नहीं ऑन कर रही, उनको गवर्नमेंट भी नहीं, रोज़ाना एक सियासी बेयकीनी का दौर है।
दूसरा जो 3.5 करोड़ के करीब लोग सैलाब में घिरे हुए हैं, उनका ये है कि पंजाब की असम्बली है, तहलील होगी नहीं होगी, उनकी हालत ज़ार पे कोई तवज्जो नहीं। तीसरा जो पहलू है एग्रीकल्चर, हमारी मईशत और ज़राअत से जुड़ा है, उसकी जो फौरी नौइयत के चैलेंजेस हैं वो इग्नोर हो रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि सियासी बेयकीनी कभी भी सियासत के लिए अच्छी नहीं होती। इसका नुकसान इमरान खान साहब की सियासत को भी है, और वो ये वक्त था कि उनकी जो सूबाई हुकूमती मुल्क के एक बड़े हिस्से पे उनकी हुक्मरानी है, कश्मीर से लेके पंजाब तक वो डिलीवर करते। अब सूबा पंजाब जो है रकबे और आबादी के लिहाज से दुनिया के 100 मुल्कों से बड़ा मुल्क है, रकबे के एतबार से सूबा है। तो इसके अंदर वो डिलीवर करते, अच्छे बजट देते, पॉलिसी देते, एग्रीकल्चर पे फोकस करते, और अगले इलेक्शन में वो बेहतर इन कारकर्दगी के साथ इंतखाबात में उतरते। लेकिन उन्होंने जो राह अपनाई सियासत में, वो तसादम की राह थी, तखरीब की राह थी, सियासी बेयकीनी की राह थी। तो उनका जो सियासी कैरियर है, मैं वो देखता हूँ कि वो इंतशार पे और बेयकीनी पे और सिर्फ़ हुकूमत पे दबाव डालने का है। ये पाकिस्तान की तारीख़ में ऐसे हमने एयर मार्शल रिटायर्ड असगर खान साहब को देखा, उनके हाथ कुछ नहीं आया, वो ऐसे ही दबाव डालते डालते वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो सियासतदान दबाव डालते हैं, लेकिन दबाव से बढ़कर भी कोई सियासी हिकमत अमली होनी चाहिए। दबाव से बढ़ के भी होनी चाहिए। सज्जाद अनवर साहब, 18-19 दिन का मामला है, पीटीआई इसको प्रेजेंट कर रही है कि इंटरिम नहीं, ये तो मुकम्मल रिलीफ ही मिल गया है। 18-19 दिन के बाद की बात क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है, खासतौर पर अगर खान साहब की सियासत के हवाले से और पीटीआई की सियासत के हवाले से बात करें, जो रिटोरिक वो बिल्ड करते आए हैं, उसका मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आज उन्होंने, इमरान खान साहब ने ज़मान पार्क में सीनियर जर्नलिस्ट के साथ मुलाकात की है, और इस मुलाकात में उन्होंने 2-3 बातें की हैं। पहली बात उन्होंने ये की है कि हम काफ लीग के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं, और काफ लीग ने हमारा बुरे वक्त में साथ दिया है तो उनको हम साथ रखेंगे। और आज ही उन्होंने एक वफद भी चौधरी परवेज़ इलाही के पास भेजा है कि जैसे 11 जनवरी को असेंबली का इजलास होगा, आपको फटाफट हम एतमाद का वोट दिलवाएंगे और उसके बाद असेंबली डिज़ोल्व कर देंगे। ये उनका एक रोड मैप है अभी फ़िलहाल जो हमें नज़र आ रहा है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है ना कि वो बंद गली में चले गए हैं, उन्होंने कल या परसों इसी सवाल के जवाब में कहा था कि अगर मैं बंद गली में चला गया तो ये मुल्क और इसके अवाम भी बंद गली में चले जाएंगे। वो अपने आप को समझते हैं कि वही एक मसीहा हैं इस वक्त इस मुल्क में। लेकिन जो ख़बरें आ रही हैं वो ये हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही कतई नहीं चाहते कि ये असेंबली जो है ये पहले तोड़ी जाए, पंजाब असेंबली, और वो चाहते हैं कि ये तकरीबन जब इलेक्शन के करीब जाके ये भी असेंबली तो उसी वक्त टूटे जब कौमी असेंबली टूटती है, और ये 6-7 महीने वो बतौर सीएम रहना चाह रहे हैं। अच्छा, अब उनकी किसी न किसी हद तक पीडीएम के साथ बातचीत भी जारी है इस हवाले से, इस असेंबली को सरवाइव करने के हवाले से। अब देखना ये है कि पीडीएम अपने कार्ड किस अच्छे तरीके से खेलती है। आज जो उन्होंने फैसला किया सुप्रीम कोर्ट जाने का, वो भी पेशबंदी कर रहे हैं, अपनी लीगल भी पेशबंदी कर रहे हैं। और ये ख़बरें हैं कि जब एतमाद के वोट की बारी आएगी तो शायद पीटीआई के कुछ लोग गैर हाज़िर हो जाएंगे, उसके नतीजे में ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे। और वही प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब ने दुरुस्त कहा कि ये फिर रोज़ों के बाद की बात चली जाएगी, और जैसा कि परवेज़ इलाही साहब ने कहा था कि मार्च तक आप भूल जाएं, मार्च तक वो अपने कई काम भी करना चाह रहे हैं। उसके बाद वो मुज़ाकरात, परवेज़ इलाही साहब का ख्याल है कि मुज़ाकरात करके कोई डेट ले ली जाए। इमरान खान साहब ने आज भी कहा कि मैं मार्च अप्रैल में इलेक्शन होते देख रहा हूँ। वो आप अंदाज़ा करें ना कि वो अप्रैल से उन्होंने कैंपेन चलाई हुई है इलेक्शन लेने के लिए, और वो अगले मार्च अप्रैल तक आ गए। 1 साल उन्होंने गुजार दिया इसी रिटोरिक में। तो मेरा ख्याल अगले 6 महीने भी गुजर जाएंगे। गवर्नमेंट हो सकता है कि अगर कोई सीरियसली अपोजिशन बात करे तो वो 1 आध महीना
पहले इलेक्शन करा दे, लेकिन जिस तरीके से इनकी एक एडवेंचरस पॉलिटिक्स है और आज भी उन्होंने कहा कि मैं इनके साथ नहीं बैठ के बात नहीं करूँगा, तो फिर मेरा ख्याल है कि ये अल्टीमेटली बंद गली में ही जाएंगे। और जितने भी सियासी लोग हैं, ख़ास तौर पे चौधरी फैमिली के अंदर जो स्प्लिट है वो काफ़ी बड़ी रुकावट है परवेज़ इलाही का और पीडीएम को मिलाने के लिए। लेकिन जब चौधरी परवेज़ इलाही को ज़रूरत पड़ती है वो चौधरी शुजात हुसैन से मदद मांगते हैं। ठीक। अब मुनस इलाही और चौधरी सालक की ईगो के भी कई सवालात हैं। मेरा ख्याल है कि जो जनवरी का दूसरा हफ्ता होगा वो काफ़ी इवेंटफुल होगा और इसी कशीदगी और महाजराई के अंदर से असेंबली, बहरहाल पंजाब असेंबली जो है वो बच जाएगी, जो मुझे नज़र आता है। बाकी देखना ये है कि ये जिस तरह से हाई कोर्ट का सरप्राइजिंगली उन्होंने कहा कि हम रोक नहीं सकते चौधरी परवेज़ इलाही साहब को, और बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई है, कुछ चीज़ें असेंबली के बाहर जो हो रही होती हैं। और जिस तरह से मुनस इलाही ने पहले कहा था कि जब वो जा रहे थे पीडीएम के साथ तो उनको किसने भेजा इमरान खान के साथ, वो जो एक्स फैक्टर है इस मुल्क में, देखना ये है कि वो क्या रोल प्ले करता है आने वाले दिनों में। लेकिन बज़ाहिर यही लग रहा है कि इमरान खान साहब लूज़र होंगे और इलेक्शन वही अक्टूबर के करीब जाके ही होंगे। पंजाब का इलेक्शन भी उसके साथ ही होगा। पंजाब असेंबली को मुस्लिम लीग काफ के पास जो ट्रम्प कार्ड है वो उसको एक लाइफ लाइन अल्टीमेटली देंगे, क्योंकि परवेज़ इलाही के अपने जो डिज़ायर्स हैं और जो ड्रीम्स हैं वो यही हैं कि वो 6-7 महीने मज़ीद सूबा पंजाब के वज़ीर आला रहें। ठीक है जी। शीला साहब ये फरमाइएगा, तारीख़ों के मामले पर आपका बड़ा दिलचस्प तबसरा होता है जब खान साहब के हवाले से बात होती है कि तारीख पे तारीख देते हैं। खान साहब ने आज फिर कह दिया कि आज तारीख ख़त्म ही तो नहीं दी, लेकिन पेशगोई की है कि जी मार्च अप्रैल में जनरल इंतखाबात होते देख रहे हैं। इसकी बुनियाद क्या हो सकती है? कहीं कोई अभी ऐसा कोई साइन तो नज़र नहीं आया। अभी तो पंजाब असम्बली का मामला, एतमाद के वोट का मामला हल नहीं हुआ और खान साहब मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात भी करवा रहे हैं। इसकी वजह खान साहब की ओवर कॉन्फिडेंट है और खान साहब ने अपने जो फॉलोअर्स होते हैं उनको एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाना होता है, तो इस वजह से वो तारीख पे तारीख देते रहते हैं ताकि कुछ ना कुछ जो मामलात है वो चलते रहें। देखिए अभी तो जो जनवरी है उसमें जाके तारीख आएगी लाहौर हाई कोर्ट की। उससे पहले तक अगर ये एतमाद का वोट ले लेते हैं तो चले जी कुछ साबित हो जाएगा कि हाँ जी इनके पास एतमाद है, अवान की अक्सरियत इनके साथ है, ये असेंबली तोड़ दें। क्योंकि अगर अक्सरियत आपके साथ है तो फिर आपको हक बनता है कि आप असेंबली तोड़ दें। लेकिन अगर आपने अभी भी एतमाद का वोट नहीं ले पा रहे या आप डर हैं तो उसकी वजह यह है कि कुछ ना कुछ तो आपके अराकीन के तहफ्फुजात हैं जिसकी वजह से वो आपको मेजोरिटी जो वो आपको एतमाद का वोट नहीं दे रही है। तो भी जनवरी में तो जाके लाहौर हाई कोर्ट से मामला चलेगा। अगर वहां से जो फैसला किसी भी एक के खिलाफ आता है तो सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट जाके जो फैसला आता है देखना ये भी है, देखिए अगर असेंबली तोड़ दी जाती है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन शिंगला साहब, ये भी आपको किरण आपने ही शायद डिस्कस किया था प्रोग्राम के अंदर कि कुछ 3-4 लोग तो ऐसे हैं जो बज़ाहिर सामने आकर उन्होंने कह दिया है कि ना हमने वज़ीर आला के साथ काम करना है और ना ही हमें इन पे एतमाद है, जो पीटीआई के अंदर से लोग हैं, जो साउथ पंजाब के लोग हैं। देखें साउथ पंजाब के जो मुल्तान की साइड से लोग थे वो तो जब मिले भी हैं इमरान खान से, उन्होंने तो इमरान खान के सामने भी आके कह के हमारे तहफ्फुजात है असेंबली तोड़ने के ऊपर, अभी असेंबली ना तोड़ा जाए। फिर जो काबीना के अंदर पीटीआई के लोग बैठे हुए हैं उन्होंने कितनी दफा तो जाके इमरान खान साहब से शिकायतें की है कि हमें परवेज इलाही के साथ नहीं चलना है। लेकिन इमरान खान की आप सियासत देखें जो बंद गली में पहुंची कि वो एक 10 सीटों वाले बंदों से ब्लैकमेल हो रहे हैं। ब्लैकमेल होने के बाद वो उसको 50 सीटें देने के लिए तैयार है ताकि आगे भी अगर कोई सेटअप आए तो फिर उससे ब्लैकमेल होते रहे। और ये मैं ना मानू वाले जो इमरान खान साहब की रट है ना, उसने उनको इस बंद गली के अंदर धकेल दिया। सियासतदान जो होता है ना वो कभी भी अपने सारे ऑप्शंस जो होते हैं वो खत्म नहीं करते हैं, वो अपनी सियासत में थोड़ी लचक रखते हैं कि और ऑप्शन खुले रखते हैं। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि सियासी सोच रखते नहीं है, जमहूरी सोच रखते नहीं है, तो उन्होंने सियासत को बंद गली में धकेल दिया हुआ है। अच्छा जी, अप्रैल में आपकी सोच है कि आप इलेक्शन कह रहे कि हम करवाएंगे, लेकिन अप्रैल में अगर आपकी असेंबली टूटती है जनवरी में तो फिर अप्रैल में इलेक्शन होंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट
चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो देखेगी भी तो सही ना कि किस बुनियाद पे, किस इंटेंशन के ऊपर आपने असेंबली तोड़ी है। और फिर आपने इस मुल्क के हालात भी तो देखने हैं। अगर आप अप्रैल में इलेक्शन करवा रहे हो और 12 अगस्त को आपकी फिर पंजाब असेंबली खत्म हो रही है, तो उसके बाद आप फिर इलेक्शन में जाएंगे, यानी कि आप अरबों रुपया जाया करते रहेंगे कौम का। हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त इनको रिलीफ ना दे, जैसे कि उन्होंने पहले इनको कौमी असेंबली के मामले पे नहीं दी थी। जब उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बुलाया, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं जी अभी तो हमने मर्दमशुमारी करवानी है, उसके बाद हल्का बंदियां होनी है, फिर हम इलेक्शन करवाएंगे। अगर अभी इलेक्शन कमीशन कहेगा कि जी अभी आप इलेक्शन करवाएंगे, 4 महीनों के बाद फिर हमें इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, तो ये तो एक फटीग हो जाएगी। तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट असेंबली बहाल कर दे। अभी तो मैं वो कह रही हूँ ना, हनूज दिल्ली दूर अस, तो अभी तो बहुत कुछ जो है मामलात जो है वो बिगड़े हुए हैं। और इमरान खान साहब ने चूंकि ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों को लगाना है, तो वो तारीख आपको देते रहेंगे, और तारीखें देने का उनको वैसे भी बहुत शौक है। तारीखें देने का बहुत शौक है। जनाब ओन शिराजी साहब, इस्लामाबाद की सूरत हाल, यकीनन ये तारीखों के हवाले से हम इस्लामाबाद में भी आ जाते हैं और बात कर लेते हैं वफाक के हवाले से, जहाँ कौमी असम्बली में बार बार तारीखें PTI देती फिर रही है कि हमारे अरकान जाकर पेश हो जाएंगे और जो है वो यूनिफाइड एक अप्रोच अपनाएंगे कि जी हम हमारे इस्तीफ़े जो है कबूल कर लिए जाएं, हमने वॉलंटियर होके। क्या वजह है कि आज इतना टाइम हो गया है, अरकान पेश ही नहीं हो रहे? यस, देखें, एक बार बड़ी वाज़ेह है कि खान साहब अपने आप को नागुज़ीर समझ रहे हैं। रियासत के लिए, ममालिक के लिए कोई शख्सियत नागुज़ीर नहीं होती। बहुत सारे ऐसे लोग आज कब्रों में पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आज अपने अपने प्रोफेशन से आउट हैं जो ये समझते थे कि शायद उनके बिना चीज़ें चल ही नहीं सकती। तो ये खान साहब की जो गलत फहमी है, अल्टीमेटली उससे दूर होना चाहिए। लेकिन उनके जो दाएं बाएं इर्द गिर्द लोग हैं वो उनको जिस तरह का मतलब रिस्पांस देते हैं या जिस तरह की बात करते हैं, उस वजह से वो खुशफहमी अभी दूर हो नहीं पा रही, क्योंकि उनकी सियासी ज़िंदगी भी इसी से वाबस्ता है कि वो इमरान खान साहब को इस खुशफहमी में रखें। और इस खुशफहमी में होने की वजह से इमरान खान साहब बहुत सारे नुकसान कर चुके हैं और आइंदा भी नुकसान करते जाएंगे। जैसे शनीला कह रही थी कि कोई सियासी सोच खान साहब की है नहीं। मुल्क में जब भी अहम वाक़यात हो रहे थे, जब मिसालन साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी लगी, तो खान साहब तो उस वक्त बरतानिया में किसी क्लब में मौजूद थे गालबन। तो जब आपको मुल्क के अहम मौक़ों पे आप नहीं थे, आपकी ट्रेनिंग वो नहीं हुई सियासी, तो फिर कोई क्या जमहूरी शख्स ये सोच सकता है कि मैंने असम्बलियाँ तोड़ देनी है? मुल्क के तकरीबन 70% हिस्से पे आप हुक्मरान हैं और आप कह रहे हैं कि जी मैं तोड़ दूंगा असम्बलियां, और निज़ाम से निकलना है तो निज़ाम से निकलना है तो सबसे पहले आप कहना कि सेनेट से आप इस्तीफे दें, यानी सेनेट से निकले और कौमी असम्बली में जाए। राजा परवेज अशरफ साहब तो आपकी राह देख रहे हैं, उन्होंने तो आपके लेटर का जवाब दिया है। उन्होंने लेटर के जवाब में कहा है कि बिस्मिल्लाह तशरीफ लाएं, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, एक बंदा आए आके मुझे कन्फर्म करे, मैं आपके इस्तीफे मंजूर करता हूँ। जहां पे आपने जाके ये ट्वीटों से तो ना हुकूमतें, पहले हुकूमत ट्वीटों से आपके पास बड़ी खबरें होती हैं, ये बताएं कि PTI के जो अरकीन कौमी असम्बली है वाकई नहीं चाहते कि वो पेश हों, क्योंकि जो उन्होंने उर्फ आम में जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, जो लेला ब्रेक लगा के रखी हुई है, जो बार बार उन्हें कहा जाता है कि जी आएँ पेश हों पेश हों, वो पेश क्यों नहीं हो रहे? इसका मतलब है कि वो नहीं चाहते कि हम पेश हों और ये इस्तीफे कबूल हों। यासर बिल्कुल 100% पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिर्फ मरकज़ के नहीं, कौमी असम्बली के नहीं, सूबाई असम्बली के खुद परवेज इलाही अपने इंटरव्यू में निजी TV को ये कह चुके हैं 99% MPA जो हैं वो नहीं चाहते कि असम्बली तोड़ी जाए। और इसी तरह मरकज़ की खान साहब का मनपसंद चैनल भी है। हाँ, वो यकीनी तौर पे, और वो इंटरव्यू जिस तरह हुआ उसकी भी एक अलग कहानी है, उस पर फिर कभी बात करेंगे। तो ये जो आप मरकज वाली बात कर रहे हैं, जब तहरीक इंसाफ, मैं आपको एक और खबर देता हूं, जब तहरीक इंसाफ रिजाइन कर रही थी उस वक्त ही इन्हें पता था कि हमने नहीं निकलना। कैसे कि रिजाइन के एक तरीकेकार होता है, आपने हैंड रिटन, हाथ से लिखा हुआ रिजाइन जो होता है वो कानून के मुताबिक काबिल कबूल होता है। फोटो कापी पे अपना नाम लिख के काबिल कबूल नहीं होता। बड़े बड़े लोग फोटो कापियां जनाब ट्वीट कर रहे थे, वो मुराद सईद सबसे पहले ट्वीट कर रहे थे, तो वो जनाब वो भी नहीं पहुंचे। चले $200 अरब जो वो कहते थे वो तो ना लेके आते, कम से कम अपने रिजाइन के लिए तो चले जाते। शहरयार आफरीदी, अली मोहम्मद खान जाए, स्पीकर बैठा हुआ है और ये बाहर बैठ के, अगर मैं आपके प्रोग्राम में यहाँ पे कैमरे के सामने ना बैठूं और मैं बाहर खड़ा होकर कहता रहूं कि जी मैं तो PTV पे प्रोग्राम में बैठा हूं, तो कोई जी शऊर अक्लमंद इंसान मानेगा कि मैं PTV की स्क्रीन पे आ रहा हूं? तो इसी तरह आप रिजाइन दिया है, आप स्पीकर के पास जाए। फर्क ले रहे हैं
एक तरीकेकार है, आप जाए कंफर्म करें कि सर जी मैं रिजाइन कर देता, मेरा लीडर इमरान खान है, इमरान खान तब्दीली लाना चाहता है, इस तरह तब्दीली नहीं आएगी तो मैं तो भाई रिजाइन कर रहा हूं। उनको बुलाया जाता है, वो कोई उधर छुप जाता है, कोई इधर छुप जाता है। इसी तरह पंजाब असम्बली का है, लोग जा के इमरान खान को कह रहे हैं कि जी असर रिजाइन नहीं देना, अजय असम्बली न तोड़ो, अभी सूरत हाल हमारे हक में नहीं है, और खान साहब ऊपर से प्रेशर डाल रहे हैं। अब अच्छा, पहले प्रेशर थोड़ा बहुत बन जाता था ना, अभी जब वो आए हैं वो कहते थे 25 को हमारी तैयारी नहीं थी, अब तो हम माशाल्लाह बड़ी तैयारी से आएंगे, फैजाबाद से आगे तो आप आ नहीं सके। मतलब वो साहब ने आपका वो प्रेशर देख लिया है। वो जो पहले आप बातें करते थे कोई ब्लैकमेल हो जाता था आपसे, अब कोई ब्लैकमेल नहीं होता। सबको पता है कि आपके अंदर कितनी, आपके पीछे कितनी ताकत है, कितने लोग इकट्ठे हुए। मैं कहता हूं अगर 50,000 बंदा भी पिंडी में खान साहब इकट्ठा कर लेते ना, खान साहब ने इस्लामाबाद आ जाना था। ठीक है, खुद उसी फैजाबाद है अपना कार्रवाई ये लेके इस सारे प्रोसेस से जो आपने बात की, कौमी असम्बली के अरकान के हवाले से भी और फिर सूबाई असम्बली के हवाले से भी आपने बात की, खान साहब को क्या मैसेज जा रहा है उनके अरकान की तरफ से? मेरे से पूछा? जी जी आपसे। खान साहब क्लियरली है, बहुत क्लियर मैसेज खान साहब को यह बताया गया है कि अभी हम असम्बली नहीं तोड़ सकते पंजाब के लेवल पे। और परवेज इलाही दार हकीकत जो उन्होंने प्लांटेड किस्म का एक इंटरव्यू दिया ना, वो इंटरव्यू उन्होंने इसलिए दिया कि वो खान साहब पे डबल प्रेशर डालना चाहते थे। उनको बताना चाहते थे कि जो आप कहते थे ना, खान साहब ने कहा कि किसी ने उनके पार्टी के लोग, परवेज इलाही ने पहले कहा था ना कि खान साहब को दे दिए किसी ने उनकी पार्टी के लोग, और परवेज इलाही ये बताना चाहते हैं कि भाईजान फिर वो बंदे वापस आ जाएंगे। मतलब यहां पे आपस में खान साहब तो आप परवेज इलाही लेवल पे आ गए ना, आप परवेज इलाही असम्बली, खान साहब कहते हैं मैंने असम्बली तोड़नी है, परवेज इलाही अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि मैं असम्बली नहीं तोड़ूंगा। उसी दिन जिस दिन खान साहब ने असम्बली तोड़ने का ऐलान किया, उस दिन वजीर आला पंजाब। ठीक है, ये पॉइंट मैं डॉक्टर साहब के पास भी लेके जाऊंगा। डॉक्टर साहब ये फरमाइएगा, जो फ्लोर ऑफ द हाउस उन्होंने पंजाब असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर उन्होंने कहा, दुश्मन का लफ्ज भी उन्होंने इस्तेमाल किया। असल में तो खान साहब चाहते थे कि असम्बली तहलील हो, और परवेज इलाही साहब ने कहा कि दुश्मन के जो मकासद हैं वो पूरे नहीं होंगे और असम्बली जो है वो हुकूमत कहीं नहीं जा रही। तो ये मैसेज खान साहब को नहीं था? ये इस पे खैर याद आ गया जो लता ने इस पे गायकी का भी मुजाहरा किया है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया, उम्र भर का गम दमे इनाम किया है। तो ये जो दोस्त और दुश्मन, मैकियावेली 16वीं सदी में कह चुका है कि सियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त और दुश्मन नहीं होते, मुफादात मुस्तकिल होते हैं। तो उनका मुफादात ये कहते हैं कि उनको पता है कि नाउ और नेवर। वो दूसरी दफ़ा जो वजारत आला का उनका ख्वाब था और अपनी दूसरी नस्ल को, मोनस इलाही को सियासत में लॉन्च करना चाहते थे, उसका बेहतरीन टाइम यही है। अगले इंतखाबात के बाद में ना वो तहरीक इंसाफ के वज़ीर आला के उम्मीदवार होंगे, ना नून लीग के उम्मीदवार होंगे इन तजर्बात के बाद। तो ये इस वक्त उन्होंने जो सारी उनकी सियासत का आप महवर देख रहे हैं, तो वो बरादरी नेटवर्क पे और धड़े की सियासत कर रहे हैं, और अफसरों के तबादले और मनपसंद ठेकेदारों को ठेके और अरबों की स्कीमें और नए ज़िलों का क़याम, वो ये कर रहे हैं कि जो पैटर्नेज की पाकिस्तान में, पंजाब में ख़ुसूसन सियासत रही है, उस पैटर्नेज की पॉलिटिक्स पे वो अपने जो हल्के हैं वो पूरे वो उसको पक्का करना चाहते हैं। तो इस तरह पक्के भी नहीं होते, क्योंकि अब पाकिस्तान इस वक्त 2023 में इलेक्शन होंगे। मुझे याद है कि 90s में इसी तरह उस वक्त के वज़ीर आला मंजूर भट्टो ने ओकाड़ा के अंदर अरबों रुपए के तरक्याती काम कराए, और जब जनरल इलेक्शन आए वो वज़ीर आला थे तो वो अपनी नशिस्त बरकरार ना रख सके। तो ये हमारे सियासतदान ये चीज़ नहीं सोचते कि इक़्तिदार का फोकस जो है वो सिर्फ अपने हल्के में अपनी सीट पूरा करने के अलावा भी जो गवर्नेंस है उसके अंदर रिफॉर्म्स आप करते हैं, आप डिलीवर करते हैं, आप किसान की हालत ज़ार को बेहतर बनाते हैं, उससे हट के आप अपनी सीट पक्की करने के उसमें। तो एक तो ये भी है, और ये जिस तरह आपने कहा अभी सवाल, जो पहला आपका सवाल था कि इससे कबल के बहुत सारे जो PTI के प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, जिनमें से एक हसनैन बहादुर रिज़ाइन भी कर चुके हैं, ये सारी सूरत हाल इमरान खान साहब के सामने है। और गवर्नर साहब भी तो ये देख के उन्होंने कहा कि अदमाद का वोट लें। और फिर उनके जो गवर्नर साहब का ये जो डिसीजन आया, मैं ये समझता हूँ कि इसकी तो कोई इंटरप्रिटेशन एक लीगल फ्रेटर्निटी में से करेगा, लेकिन मैं नहीं समझता कि अदलिया ने उन्हें इससे बार किया है कि वो दोबारा भी
11 जनवरी से पेशतर और बाद दोबारा भी एतमाद का वोट लेने के लिए कह सकते हैं, क्योंकि उन्हें ये हक आइन ने दिया है। ये सही है कि चलें टाइम फ्रेम अब उसमें हाई कोर्ट के डिसीजन में आया कि एक माकूल वक्त मिलना चाहिए। अब वो माकूल वक्त के साथ सोमवार को मंडे को दोबारा एक वो फ्रेश एक कह देते हैं कि एतमाद का वोट लें, तो आइन इससे मुमानियत तो नहीं कर रहा। तो ये क्राइसिस जो है वो रहेगा। अनफॉर्चुनेटली ये है कि हमारे पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स को पार्लियामेंट के मामलात को किसी दूसरे इदारे के पास नहीं ले जाना ये चाहिए। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नोटिफिकेशन जो है वो मुअत्तल हो सकता है, वो खत्म नहीं किया गया, इसको यकीनन देखने की जरूरत है। मुझे इन्वॉल्व करना है, सजाद अनवर साहब आपको इसमें इन्वॉल्व करना है। ये फरमाइएगा, ये जो खलीज का हम जिक्र कर रहे हैं, लीडरशिप जो इनकी है, यानी कायद जो पीटीआई के हैं, उनकी दरमियान उनके जो अरकान है उनकी, और जो उनकी इत्तेहादी पार्टी है जिसके 10 मेंबर्स हैं, उनकी दरमियान जो खलीज है, जो खान साहब के फैसले हैं उन पर जो अमल दरामद ना होना है, और जो उनके साथी हैं या उनके जो इत्तेहादी हैं उनके जो बयानात हैं, किस कदर ये वाज़ेह है कि खलीज बहुत बढ़ रही है विद एवरी गोइंग डे। यासिर, जो पीटीआई है ना, उसमें 3-4 मुख्तलिफ सर्कल्स हैं, उनको हमें नोट करने की देखने की ज़रूरत है। पहला सर्कल तो वो है यकीनन जो इमरान खान साहब के वेल विशर, उनके हामी और उनकी टीम का हिस्सा हैं, जो उनकी जो भी उनकी मकबूलियत है उसकी वजह से उनके साथ उन सारे लोगों का कोई फ्यूचर नहीं है इमरान खान साहब की सियासत के अलावा। वो उनके चाहने वाले हैं, उनका एक सर्कल है। दूसरा सर्कल वो है जो ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूंसी की सियासत करते हैं, जो फैमिलीज़ हैं, जो मसलसल जब काफली की गवर्नमेंट थी तब भी वो एमपीएस थे, जब नून लीग की गवर्नमेंट थी तब भी वो एमपीएस थे, अब जब पीटीआई अमर्ज हुई थी जनरल पाशा की बदौलत तब भी वो एमपीएस थे। वो हमेशा इक़्तिदार में रहती हैं वो फैमिलीज़ ना। वो फैमिलीज़ आलमोस्ट 40-50 फैमिलीज़ हैं हमारे पंजाब में, ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब और सेंट्रल पंजाब के कुछ हिस्सों में वो फैमिलीज़ हैं। उन फैमिलीज़ के जितने भी रूहे रवान लोग हैं जो इस वक्त असेंबली में मौजूद हैं, उनका अपना एक सर्कल है। वो एक हद तक पीटीआई की पार्टी लाइन को टो करते हैं, ज़्यादातर वो अपने मफादात को देखते हैं। और तीसरा वहाँ पे एक हल्का है मुस्लिम लीग काफ का। मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान अपने हैं और कुछ उनके वेल विशर्स जो हैं वो पीटीआई के अंदर भी मौजूद हैं। अब ये 3 तरह के इंटरेस्ट ग्रुप हैं वहाँ पे। ये जो इमरान खान साहब थे वो एक ज़माने में तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी थे, सारे तीनों जो थे वो उसकी तरफ देख रहे थे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ों की नई शक्ल बन रही है वो सब अपने अपने मफादात को देख रहे हैं और आने वाले इलेक्शन को देख रहे हैं और आने वाली हुकूमत की जो भी एक तश्कील, एक खाका इस हमारी जो एलीट है उसके ज़हन में जो उभर रहा है वो उसके मुताबिक फ़ैसले करेंगे। तो इस वक्त अगरचे हमारी एस्टैब्लिशमेंट जो है उन्होंने कहा हम पॉलिटिकल हैं, वो किसी चीज़ में मुदाखलत नहीं कर रहे, लेकिन पीटीआई और ख़ास तौर पे इमरान खान साहब उनको ज़बरदस्ती घसीट लेकर आते हैं और उनको कहते हैं कि आप ये करें, आप ये करवाएं, आप ये करवाएं। उधर से कोई सिग्नल नहीं है। उधर से जब कोई सिग्नल नहीं है तो वो ख़ास तौर पे जो फैमिलीज़ वाले लोग हैं वो फिर अपने फैसले खुद करेंगे और उन्हीं से खतरा है इमरान खान साहब को कि इस नो कॉन्फिडेंस में या कॉन्फिडेंस वोट में शायद वो इनको वोट ना डालें। और इसीलिए इन्होंने अपने अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स भी बनाए हुए हैं और इनके ख़ास लोग जो हैं उन सारे लोगों के साथ राब्ते में भी हैं और उनकी एक्टिविटी को भी मॉनिटर किया जा रहा है। सही। और और इसके साथ साथ पीडीएम की भी अपनी एक कोशिश जारी है। तो मेरा ख्याल है कि जैसे पहले बात हुई है, इमरान खान साहब अगर सियासत करते, सियासत से चीज़ों लोगों को अपने साथ जोड़ते और ये जो उनकी एक बहुत थोड़ी सी मेजॉरिटी है पंजाब असेंबली में उसको ज़रा बड़ा भी कर सकते थे और आने वाले इलेक्शन को अच्छे तरीके से लड़ने के लिए इन 6-7 महीने अगले जो थे उनमें एक अपना होमवर्क करके उतरते तो शायद वो अच्छे नतीजे ले सकते थे। बिल्कुल ठीक है, आपका लेकिन वो पॉइंट आ जिस गया। तरह जी, की डे टू डे एक पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरह से अपने आप को एक बंद गली में लेकर जा रहे हैं, मुझे उनका
मुझे नहीं लगता कि वो कुछ सक्सीड कर सकेंगे। सही है। शरीला अमार साहब, ये फरमाइएगा कि एतमाद का जो वोट है बज़ाहिर तो शॉर्ट टर्म खुशी नज़र आती है वज़ीर आला परवेज़ इलाही के चेहरे के ऊपर, लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म नहीं होगी। ये तो जो गवर्नर का जो आइनी हक है वो तो वो इस्तेमाल करेंगे, तो एतमाद के वोट से तो मेरा ख्याल है परवेज़ इलाही साहब भाग नहीं सकते। देखिए, वो तो लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनको भागने नहीं दिया ना। उन्होंने अपने फैसले में कहा है कि आपने अदम एतमाद जो है वो आप एतमाद का वोट जो है वो आप ले सकते हैं, किसी भी टाइम जो है वो आप ले सकते हैं। और जो गवर्नर ने डी नोटिफाई किया उसने इसी बुनियाद के ऊपर किया हुआ है। तो कल को उन्होंने अदालत के अंदर जाके अपना जब केस लड़ना है वजीर आला पंजाब ने, तो वहां पे उन्होंने साबित करना होगा कि नहीं, मेरे साथ तो ऐवान की अक्सरियत थी, गवर्नर ने कोई गैर आईनी काम किया है। तो ये साबित करने के लिए उनको कुछ प्रूफ देना होगा और उसके लिए उनको एतमाद का वोट जाके लेना होगा असेंबली से, जो कि फिलहाल उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। क्योंकि देखिए, जिसके पास ऐवान की अक्सरियत होती है वो अदालतों के चक्कर नहीं काट रहे होते। परवेज इलाही अदालत जाने की बजाय असेंबली का इजलास बुलाते, वहां पे लेते ऐवान से अक्सरियत और गवर्नर साहब को कहते हैं ये देखें जी, जो ऐवान की अक्सरियत है वो मेरे साथ है। मसला यही है कि इमरान खान साहब की जो सियासत है वो उनकी जात की सियासत है, वो कभी भी अवामी सियासत नहीं करते। अगर वो अवामी सियासत कर रहे होते तो वो इतने बड़े बड़े फैसले ना कर रहे होते, वो पंजाब की हुकूमत को चलाते, वो पंजाब के अंदर कुछ डेवलपमेंट का काम करते, अवाम की फलाह बहबूद का काम करते, ताकि आगे आइंदा उनको वोट मिल रहे थे। इमरान इस डेस्परेट हुए हैं, वो आखिरी एक कार्ड था जो उन्होंने खेल दिया हुआ, अब किसी तरह भी उन्होंने उस कार्ड को पूरा करना चाह रहे हैं। और इमरान को दरअसल लग ये रहा है कि चूंकि मैंने जिमनी इंतखाबात जो है वो 70% जीती है, तो मैं इस वक्त पॉपुलैरिटी की पीक के ऊपर हूं, तो अगर मैं अब इलेक्शन में जाऊंगा तो मैं बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ वापस आ जाऊंगा। लेकिन उनको ये भी याद रखना चाहिए कि जिस वक्त वो हुकूमत में थे उस वक्त की ऑपोजिशन सारे बाई इलेक्शन जीत रही थी, लेकिन इमरान साहब ने उस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी को नहीं मानते थे। वो उनको कहते थे कि आप वेट करें, जनरल इलेक्शन का इंतजार करें। तब वो ऑपोजिशन डिमांड करती थी कि जी आप हुकूमत छोड़ दें और हम चूंकि हम सारे बाई इलेक्शन जीत रहे हैं तो आप इलेक्शन करवाएं। इमरान उनकी बात नहीं मानते थे, तो आज उनको भी चाहिए कि वो इंतजार कर लेते कि वक्त कितना रह गया। बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। शिरला साहब, मुझे क्विकली ऑन शाही साहब को इसमें इन्वॉल्व करना है। ऑन शाही साहब, फिर मसला सारा नंबर्स पे जाके खत्म होना है। देखें, बिल्कुल ये तयशुदा है, और जो परवेज़ इलाही एतमाद का वोट नहीं ले रहे हैं उसके पीछे यही बात है कि नंबर पूरे नहीं है। परवेज़ इलाही को भी इसका मालूम है और इस वक्त खान साहब को भी मालूम है। और खान साहब का वो जो अंदाज़े सियासत है कि प्रेशर डाल के सियासत करने वाला और मैं ना मानू वाली सूरत हाल खान साहब वो कर रहे हैं। लेकिन मजमूई तौर पर जिन जिन लोगों से मेरी बात हुई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमाओं से मेरी बात हुई है, वो इस हवाले से शाकी नज़र आ रहे हैं। उसके साथ साथ दो बड़े रहनुमा जो हैं उनकी आपस में ठीक ठाक अनबन हुई है, तू मैं हुई है, इमरान खान की मौजूदगी में हुई है। एक मतलब इमरान खान के अभी जो हैं वो शहबाज गिल की जगह उन्हें लगाया गया एक दूसरे साहब है, बड़ी ठीक ठाक उनकी भी आपस में तकरार हुई है और खान साहब बैठ के सुनते रहे हैं। और खान साहब का ये भी तरीक़ेकार है कि वो आपस में अपने रहनुमाओं को भी, अभी आपने देखा ना कि इनके बारे में जो है फवाद चौधरी के बारे में जो है हामिद खान, उन्होंने कैसे कैसे जुमले इस्तेमाल किए। अभी हामिद खान भी खान साहब के बड़े करीब है और फवाद चौधरी भी बड़े करीब है। तो खान साहब ये भी एक टैक्ट इस्तेमाल किए रखते हैं कि लोगों को आपस में मतलब लड़ा के रहनुमाओं को, ये भी ताकि इसको भी मेरी जरूरत रहे, इसको भी मेरी रहे, ये भी ज्यादा वफादारी। आपका ये कहना है कि नंबर्स इनका पूरे नहीं है, असल गेम नंबर रोला जो है, ये प्रॉब्लम जो है वो नंबर्स का ही है। अगर नंबर्स पूरे होते तो ये सिचुएशन यहाँ तक इवॉल्व ना होती। कोई दूसरे मौजू की जाने बढ़ना है जनाब। दूसरे मौजू में हम बात करेंगे। वज़ीर ख़ारजा ने अभी जो विज़िट किया अमेरिका का, और अमेरिका के अंदर ये विज़िट जो है उनका मल्टी डायमेंशनल था, जहाँ पे उन्होंने भारत को बड़ा बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया। वहीं पे अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको मज़ीद जो डायमेंशंस हैं, जो अदर डायमेंशंस हैं, जिसमें मईशत भी है, जिसमें और सोशल या समाजी बहबूद के मुख्तलिफ जो शोबे हैं उनमें भी जो ताउन है उसको इनक्रीज़ करने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। और उसके बाद हमने देखा कि जो अभी नताइज आना शुरू हो गए हैं शॉर्ट टर्म, उसके अंदर हमने देखा कि जो फंड रखा गया था जेंडर एक्विटी के लिए पाकिस्तान के लिए अमेरिका की जानिब से, उसमें 20 टाइम्स इंक्रीज आया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर साहब, मैं इसमें आपको इन्वॉल्व करूंगा ये कि पाकिस्तान और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान
पाकिस्तान अपनी जो जियो इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी है उसको आगे लेकर चल रहा है, इस वक्त जो खास तौर पे अमेरिका के साथ जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, इसकी कितनी अहमियत है, और जो इसका जियो इकोनॉमिक सिचुएशन भी है और जियो पोलिटिकल सिचुएशन भी है इस खित्ते के अंदर? मैं समझता हूँ कि चंद माह में जो हम अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट की तरफ नज़र दौड़ाएं तो बिलावल भुट्टो की बहसीत वज़ीर ख़ारजा बेमिसाल कारकर्दगी रही है। पहली तो ये कि वो दुनिया के कम उम्र नौजवान वज़राए ख़ारजा में सर फहरिस्त हैं। एक तंजीम भी उन्होंने UN जनरल असम्बली के सेशन में बनाई और जिसमें जर्मन वज़ीर ख़ारजा भी हैं, दीगर अफ्रीका के कुछ मुल्क हैं, यूरोप के कुछ मुल्क हैं, और वो इंटरेक्शन कर रहे हैं। और उनका जो एक पस मंज़र है, उनकी जो ट्रेनिंग मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने की और जो उन्हें विरसे में मिली, और जो उन्होंने आला तालीम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से और शेख जायद स्कूल से हासिल की, और उनका जो एक वर्ल्ड व्यू है आलमी सतह के रहनुमाओं से भी, तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो गुफ्तगू US थिंक टैंक में हुई है, उनका जो जिस तरीके से उनके एक स्टेटमेंट में भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का फाशिस्ट चेहरा बेनकाब किया है, उससे जो इंतहा पसंद RSS तंजीम है वो तिलमिला उठी है। और वहाँ मुजाहरे हो रहे हैं और वो कांग्रेस को भी ब्लेम कर रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस ने भी इंडिया में बिलावल भुट्टो के इस बयान को सेलिब्रेट किया और उन्होंने कहा है कि ये इससे इंडिया की बदनामी हुई। जहाँ तक दूसरा हम देखें कि एक जो इस गवर्नमेंट के आने से पहले एक बयानिया था कि मगरब हमारे ख़िलाफ़ है। देखिए, अमेरिका से हमारे ताल्लुकात कई दहाइयों से, हमें सिर्फ अमेरिका से ताल्लुकात पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का सिर्फ बुनियादी एक नुक्ता नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें अमेरिका और मगरब से ताल्लुकात ख़राब भी नहीं करने चाहिए। हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम चीन से ताल्लुकात को वसअत दे रहे हैं, हम उसमें नई जो गहराइयाँ उनकी तरफ जा रहे हैं, CPEC बना रहे हैं, हम रूस से ताल्लुकात जो है उन्हें आगे ले जा रहे हैं, तुर्की और ईरान से हम उसको ताल्लुकात को फैलाव दे रहे हैं, सऊदी अरब से हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद क्या ये दानिशमंदी है कि हम अमेरिका से अपने ताल्लुकात ख़राब करें, फ़्रांस से अपने ताल्लुकात ख़राब करें, यूरोपियन कम्युनिटी से अपने ताल्लुकात ख़राब करें, और उस बयानिए के पीछे जिसकी कोई हकीकत नहीं, और उसको जानते हुए एक अमेरिका के अंदर PR कंपनी को $50,000 पे हायर किया गया कि साइफर से जो ताल्लुकात PTI और अमेरिका के खराब हुए हैं उन्हें रिपेयर किया जाए। अफसोस की बात तो ये है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। और ये जो एड की रिजम्पशन है, मैं समझता हूँ कि जो तावन हमें अमेरिका की अहम शख्सियात, जिनमें बिल गेट्स भी हैं, माजी में पोलियो के जो यहाँ उनकी ज़ाती डोनेशन से यहाँ हैं, और जो एंजेलिना जोली से लेके दूसरे जो हैं, तो USA मुझे ना क्विकली शिलील साहब की तरफ जाना है, आपकी वापस भी आऊँगा। शिलील साहब, ये फरमाइएगा कि जो डैमेज कंट्रोल है किस हद तक इस PDM गवर्नमेंट ने किया है, क्योंकि जिस तरह से डॉक्टर साहब ने डिटेल के साथ बताया कि जो हालात पहले बन चुके थे मगरिब के हवाले से, अमेरिका के हवाले से, वो काफ़ी मुश्किल बन गए थे पाकिस्तान की फॉरेन जो अब समझ लें कि फॉरेन एंड्स के ऊपर, तो किस हद तक डैमेज कंट्रोल हो रहा है? अभी मैसेज कितना ये पॉजिटिव है अमेरिका की जानिब से? देखिए, अमेरिका के अलावा बहुत से मुमालिक की तरफ से हमें बड़े पॉजिटिव जो है वो मैसेजेस जो है वो मिल रहे हैं। बिलावल भुट्टो जो है, उनकी मैं इस काविश को बहुत ज्यादा सराहूंगी कि जब से वो आए हैं वो पाकिस्तान का जो इमेज है उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें, और जो हमारे ताल्लुकात पिछले हुकूमत में खराब हुए थे उनको बेहतर करने की कोशिश करें। ओपोजिशन उनके ऊपर तनकीद तो कर रही है कि जी वो पाकिस्तान के अंदर नहीं रहते, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है कि मैं वजीर खारजा, मेरा काम पाकिस्तान के अंदर तो नहीं, मेरा काम बाहर की दुनिया में है। देखिए, पिछले 20 सालों के अंदर अमेरिका ने $32 अरब की पाकिस्तान को एड दी। 2005 का जल्जला हो, 2010 का, 11 का सैलाब हो, उसमें पाकिस्तान को इमदाद की क्या वजह थी कि जब इमरान खान साहब जो थे वो अमेरिका गए और वापस आके उन्होंने कहा जी मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन उसके बाद वहां की सेनेट जो है वो बिल पेश कर रही है और कह रही है कि जी पाकिस्तान की जो है उनके ऊपर नजर रखी जाए, क्योंकि ये गैर रियासती जो लोग हैं उनकी तरबियत कर रहे हैं और उनको इमदाद फराहम कर रहे हैं। यानी कि जो हमारी तमाम काविशें थी, जो वॉर ऑन टेरर में हमने उनके साथ काम किया था, जो दहशतगर्दी में हमने जाने दी थी, उसको एक्नॉलेज नहीं किया जाता। लेकिन आज वही अमेरिका फिर हमें ऑफर कर रहा है कि जो आपके अंदर मुल्क के अंदर दहशतगर्दी, हम उसमें आपका साथ देंगे, जो आपके मुल्क में सैलाब आया हम उसमें आपकी मदद करेंगे। अब ये जो उन्होंने 2020 में इन्होंने जो एड पास की थी उसको 20 टाइम बढ़ाकर उन्होंने दे दिया। तो ये सारा इस हुकूमतों की काविश की वजह से ही हो रहा है, उनकी सिफारतकारी की वजह से हो रहा है कि कश्मीर के इशू के ऊपर भी अब जर्मन जो वजीर खारजा थी उसका बयान हमारे सामने आया है।
रूस के साथ हमारे मामलात बेहतर हो रहे हैं, अजरबैजान से हम सस्ता ठीक है। और खुद अमेरिकी सफीर ने एजे के लफ्ज यूज किया और मुजफ्फराबाद भी गए और बाग भी गए। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया जी। सजाद अनवर साहब ये फरमाइएगा, व्हेन इट कम्स टू जेंडर इक्विटी, अगर इस वक्त वफाकी हुकूमत का ढांचा देखा जाए, उसके अंदर जो वफाकी वज़रा में ख़वातीन की शमूलियत है, उसमें हम देखते हैं कि बड़ा हौसला अफजा एक मैसेज जाता है। तो जेंडर इक्विटी के लिए पाकिस्तान को मेन स्ट्रीमिंग ख़वातीन के करने के लिए और मजीद क्या क्या करना चाहिए, जिसके लिए अमेरिका ने भी इसको 20 टाइम्स इंक्रीज किया? दरअसल जेंडर इक्वेलिटी जो है वो नो डाउट के असेंबलियों में जनरल मुशर्रफ के बाद से काफ़ी बेहतर हुई, और पीपल्स पार्टी ने अपने ज़माने में स्पीकर भी खातून को लेकर आए, लेकिन ये ऑप्टिक्स होते हैं। असल बात होती है कि नीचे क्या आया, ग्रास रूट लेवल पे हमें बहुत सारी ड्रास्टिक तब्दीलियाँ करने की ज़रूरत है। बेसिकली हमें अपने तमाम शोबा है ज़िंदगी में, जैसे दुनिया के दीगर तरक्की याफ्ता ममालिक या तरक्की पजीर ममालिक में भी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं हर शोबे में, उसी तरह हमें उनके लिए एक स्पेस पैदा करने की ज़रूरत है। और उस वक्त ख़ास तौर पे जब अफ़गानिस्तान जैसे मुल्क में, जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, वहाँ पे जेंडर इक्वेलिटी को बहुत बड़ा चैलेंज है, वहाँ पे दहशत गर्दी वहाँ से पाकिस्तान में एक्सपोर्ट हो रही है। तो मेरा ख्याल इस वक्त पाकिस्तान दोबारा से एक प्रेशर में है उस तालिबानाइजेशन के, जब से तालिबान की गवर्नमेंट बनी है। तो उस मौके पे सिर्फ बिलावल भुट्टो ये बात कर सकते थे इंटरनेशनल फोरम्स पे, क्योंकि उन्होंने अपनी वालदा को खोया था इसी दहशत गर्दी में। वो ज़्यादा डट के मोदी को एक्सपोज कर सकते थे, क्योंकि वो उस आग और खून में से गुजरे हुए थे। और उन्होंने दुरुस्त कहा कि ये पाकिस्तान पे इल्ज़ाम लगाने वाला जो इंडिया है, दरअसल मैं तो समझता हूँ कि वो 16 दिसंबर का जो वाक़या था पेशावर का, उसमें भी अमेरिकन को पता है कि उसमें इंडियन फुटप्रिंट्स थे। तो बेसिकली इंडिया को हेड ऑन करने के बावजूद और यूएस में इंडियन लॉबी के मुतहर्रिक होने के बावजूद जो अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए इमदाद का ऐलान किया है, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। क्योंकि मुझे अगर आपकी इजाजत हो तो ओन शिराई साहब के पास जाना है। जनाब ये फरमाइएगा, जो पाकिस्तान को आइसोलेशन के हवाले से बार बार इंडिया की जानिब से भी प्रोपेगेंडा किया जाता रहा है, फिर कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिससे हमारे जो दोस्त थे, इत्तेहादी थे, वो भी नाखुश नजर आते थे। कितने पॉजिटिव मैसेजेस ये अब आ रहे हैं कि हम आइसोलेशन में बिल्कुल भी नहीं है, हम इंगेज किए हुए हैं। योर टेक सर। यासर, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं। जब वज़ीर-ए-आज़म बाकायदा तौर पे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपना वज़ारत उज़्मा संभाली और उन्होंने कुछ ममालिक के दौरे किए, और जब वो वापस आए और हमारी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने बड़े वाज़े अंदाज में ये बताया था कि जिन जिन दोस्त ममालिक से मेरी गुफ्तगू हुई रहनुमाओं से, तो मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई ये सुन के कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, वो जिस अंदाज में उनसे डील कर रहे थे वो नाराज़ थे। और ये वज़ीर-ए-आज़म ने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही। तो यकीनी तौर पे एक बड़ा सेटबैक था पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान वो जो मुस्लिम उम्मा के साथ बड़ा बेहतरीन ताल्लुक रखता है, और फिर तमाम ममालिक, जिस तरह पहले बात हो रही थी, चाइना की बात करें या अमेरिका, एक बैलेंस रखता है, रशिया तक ताल्लुकात जो बना रहा है। तो ये बड़ा सेटबैक था पिछली हुकूमत में। इस बार जो है वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने बड़ी बेहतरीन कावश की, लेकिन उसको क्या कहा गया कि जी 2.25 अरब रुपया लगा है और ये तो जी कौम के पैसे लगे, जिसको उन्होंने बड़ा बेफिटिंग जवाब दिया। उन्होंने कहा भाई जितने अखराजात कर रहा हूँ मैं, पाकिस्तान का वाहिद वजीर खारजा, मैं अपने पल्ले से कर रहा हूँ, मैं टिकट भी अपने पल्ले से लेता हूं। उन्होंने कहा कि क्या ये निजी दौरे हैं, मतलब किसी जगह पे भी उन्होंने खुश नहीं है ना, जी। बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया। और शिराजी साहब, डॉक्टर ताहिर नईम मलिक साहब, शरीला अमार साहबा और सजाद अनवर साहब, पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया जी। डिटेल के साथ आपने आज के मौजूआत को समेटा है जनाब। प्रोग्राम बाखबर से इतना ही। यासिर रहमान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।